अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर संकल्प ओझा। उहाँ उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालयमा सहायक अध्यापक एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ र चुनावको माहौल के कस्तो छ र विशेष गरी कुचबिहार जिल्लामा के कस्तो परिस्थिति छ, मानिसहरूको जनभावना कस्तो छ, मानिसहरूको मूड कस्तो छ र चुनावको माहौल कस्तो छ, चुनाव प्रचारको अवस्था कति तीव्र छ, यस विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौं र डाक्टर संकल्प ओझाजी, आकाशवाणी समाचार खरसाङको चर्चा चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। ओझा जी, इस बार बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे, महत्व मुद्दे कौन कौन से हैं? मेनली उन्होंने रखा है, जो न्यूज में हम देखते हैं, करप्शन का इश्यूज रखा है। देन हेल्थ सिस्टम के बारे में, जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जो बहुत सारे स्टेट्स, लगभग 20 का करीब स्टेट्स में वो चालू है, लोगों ने उसका लाभ मिल रहा है, उसका इश्यू उन्होंने बनाया है। फिर जो इंडस्ट्रीज है, चले जा रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री का जरूरत है, ये सारे चीज उन्होंने मुद्दा बनाया। फिर फार्मर्स का इशू है। अभी हम, ये तो ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है हमारा कुचबिहार, कृषि निर्भर है। तो यहाँ पे अभी फार्मर्स को आलू का दाम नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यहाँ का स्टेट का, उन्होंने कुछ आलू का जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है नेबरिंग स्टेट, उसमें उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए थे, उसके वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है यहाँ पे। और कोल्ड स्टोरेज भी सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ आलू नहीं, ये हर एक क्रॉप के साथ होता है। नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे क्रॉप होता है, जैसे खीरा, कुकुम्बर होता है, देन मिर्च होता है, टोमेटो होता है। तो एग्रीकल्चर का जो चीज है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये चीज उन्होंने अपना घोषणा पत्र में रखा है। अगर उनके सरकार आएंगे तो वो लोग अपना इंडस्ट्री के बढ़ावा देंगे, ऐसा कुछ बोला है। जैसे युवाओं के लिए घोषणा किया है कि बीजेपी सरकार अगर बंगाल में सरकार में आती है तो युवाओं की भर्ती का जो एज है उसको रिलैक्स करेगी, जरूर 5 या 7 साल या 45 साल तक। राइट। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, क्योंकि लास्ट 15 साल से सिर्फ एक ही रिक्रूटमेंट हुआ है स्कूल लेवल का, 2016 में। उनमें भी आपका सुप्रीम कोर्ट का मतलब वर्डिक्ट के चलते वो कैंसिल हो गया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट में कुछ रिक्रूटमेंट किया है, लेकिन अभी इलेक्शन के चलते वो स्टॉप है, क्योंकि अभी एमसीसी लागू है, वो पूरा नहीं हुआ। तो ये जॉब के लिए तो एक है, ये चीज है, युवाओं का तो खौफ है। क्योंकि और एक चीज, सारे लोग बीएड करके, डीएलएड करके बैठा हुआ है, उनको कोई एसएससी या प्राइमरी टेट या प्राइमरी का भर्ती एग्जाम, हालांकि एग्जाम 2, 3, 4 एग्जाम हो चुका है, लेकिन अल्टीमेट उसका भर्ती नहीं हुआ, इसका जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। तो ये तो और एक चीज है, उनका जो उम्र है, लोग उनका उम्र बढ़ गया है, क्योंकि 15 साल से रिक्रूटमेंट नहीं है। तो एज तो ये अच्छी बात है, अच्छे पॉइंट उन्होंने रखा है। आई थिंक ये इसके लिए उनको युवाओं के मन में उनका प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव मिलने वाला है। जी। और बीजेपी ने अपने घोषणा में ये भी बताया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका जो एनुअल इंक्रीमेंट है या पे स्केल है, उसको भी वो आते ही 2 महीने के अंदर अंदर बढ़ाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा 45 डेज में जो पे कमीशन का जो एरियाज है वो देने के बाद बोला है। ये बात एकदम बहुत इम्पोर्टेंट एक इश्यू है, क्योंकि यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका डीए सेंट्रल के हिसाब से लगभग 40% पीछे है। सेंट्रल में 58% चल रहा है, अभी वर्तमान यहाँ में 18% चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक खौफ है, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ऊपर ही उनके वोट कर्मी हिसाब से चुनाव में गवर्नमेंट को मदद करते हैं। तो इसलिए सरकार को थोड़ा उसमें डाउट था, इसीलिए उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डीए का एरिया, जो भी सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कुछ दिन पहले। लेकिन उनको जो डीए मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो उनको डायरेक्ट अकाउंट्स में नहीं मिलेगा, वो उनका जीपीएफ अकाउंट, जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, उसमें मिलेगा। तो डायरेक्टली वो भी 2 साल तक वो उठा नहीं पाएंगे। और गवर्नमेंट और एक चीज किया है, जो स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, देन पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, उनको ये डीए का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो
ज्यादा से ज्यादा वोट कर्मी जो स्कूल से आता है, फिर पंचायत से, म्यूनिसिपैलिटी आता है, उनके मन में एक डीए को लेके खौफ है। इनके लिए आई थिंक ये जो खौफ है ये तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट जाएगा, मतलब जो अभी शासक है यहाँ पे उनके अगेंस्ट ये जाने वाला है। ये ओझा जी, ममता बनर्जी अपने भाषणों में ये दावा करती हैं कि कुछ बिहार से लेके उत्तर बंगाल के बाकी जिलों में उन्होंने बहुत विकास काम किया है। तो उस विकास के मुद्दों पर उनको कितनी सफलता मिलेगी इस चुनाव में? देखिए, विकास, जैसे हम विकास में क्या चीज हम विकास में लेते हैं, राइट? तो विकास में हम ये देखते हैं जैसे कम्युनिकेशन एक चीज है, रोड्स कैसा है, ठीक है। फिर आते हैं आपका इंडस्ट्री भी आता है, कुछ कंपनी हुआ कि नहीं, लोगों को जॉब मिलने के कुछ मिला कि नहीं। यहाँ पे कुछ रोड्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये हम अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन जॉब मिलना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें तो बहुत पीछे है। तो ये बहुत ज्यादा विकास हो चुका है नॉर्थ बंगाल में, ऐसा आई थिंक ये सही नहीं होगा बोलना। जी, अंत में ओझा जी, अभी कुछ बिहार की जनता जो है उसके मुद्दे क्या हैं और वो क्या चाहती है इस चुनाव में? देखिए, कुछ बिहार एक प्रांतिक डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा राज्य का सबसे लास्ट है, इसके बाद आसाम चालू होता है। यहाँ पे एजुकेशन का एक बहुत प्रॉब्लम है, हायर एजुकेशन का। जी, छोटी मोटी पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कलकत्ता या अदर स्टेट जाना पड़ता है। फिर एक ट्रीटमेंट क्वालिटी हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अकेला वो पूरा नहीं कर पाता है, और उसमें भी आपका रिक्रूटमेंट का इशू है, हेल्थ रिक्रूटमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ है। फिर कुछ रिक्रूटमेंट हुआ है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। फैसिलिटीज जो है, ऑपरेशन, ओटी, बहुत सारे चीज नहीं होता है। एक्सरे यहाँ पे हॉस्पिटल में आप सिंपल आप एक्सरे में जाइए, एक्सरे का वो मोबाइल से फोटो लेने के लिए बोलता है। एक महीना पहले मैंने पापा का ट्रीटमेंट के लिए गया, तो वो रिपोर्ट का प्रिंट नहीं दे सकते एक्सरे का, बोला आप मोबाइल से फोटो ले लो, वो दिखा दो डॉक्टर। तो बहुत बुरी हालत है ट्रीटमेंट का। इसके लिए लोगों को बाहर चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ता है, फिर नहीं तो सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, नियर अबाउट। जी। तो और एक है आपका जो बिजनेस, जॉब मिलना। जी, गांव पूरा गांव लगभग 80% गांव का युवा बाहर है स्टेट में, परिযায়ী श्रमिक के हिसाब से। तो ये मेनली इशू है, एजुकेशन, हेल्थ, परिযায়ী श्रमिक, ये कुछ बिहार का इशू है। और जो सीमांतवर्ती एरिया है, जो बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया है, उसमें एक डेमोग्राफी का इशू है। जी, जो जनविन्यास है उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। वहां से कई जगह ऐसा दिख रहा है, लोग गांव छोड़ के इधर शिफ्ट हो रहा है। उनका एक इनसिक्योरिटी का भाव है मन में, डेमोग्राफी का बदलाव के चलते। यानी आप कहना चाहते हैं अवैध घुसपैठिया एकदम संख्या इधर काफी बढ़ा है। ड्रग्स का ये चीज है बहुत, यहाँ पे ड्रग्स का तस्करी, ये सारे चीज बहुत है। और युवाओं भी इनडायरेक्टली इसके साथ कुछ एंगल से जोड़ रहा है, तो इनके लिए ये नुकसान हो रहा है उनका हेल्थ का। अब छोटे मोटे अब शहर है, इसमें भी ड्रग्स मिलने वाला है, बच्चे को फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है, ड्रग्स एडिक्ट हो रहा है। तो ये सारे इशू, इसलिए जो पेरेंट्स है उनके मन में थोड़ा तो ये है, खौफ है। आपने बताया कि कुछ बिहार जो जिला है एक बड़ा जिला है और ये खेती पाती पर भी काफी निर्भर है। तो यहाँ के किसानों के मुद्दे क्या हैं? देखिए, किसानों का जो उनको जो प्राइस नहीं मिलता, अपना जो उगाते हैं, ठीक है, उसका सरकार को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो खरीदना होता है वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। 10% फार्मर से वो खरीद सकता है, लेकिन बाकी 90% फार्मर उनको तो लोकल मार्केट में ही कम दाम में बेचना पड़ता है, ठीक है। तो किसान जो है उनका जो खेती वो फायदामंद नहीं है, वो सिर्फ अपना जमीन रक्षा के लिए खेती करता है, सिर्फ खेती का ऊपर उनका संसार नहीं चलेगा, ऐसा है। तो अभी कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, जैसे कृषक बंधु स्कीम, उनको लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में साल में 2 इंस्टॉल में मिलता है। तो लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखिए अब साल में 10,000
जो भाता लेके आप क्या करोगे? आपका अगर आपने एक बीघा में अगर 40 क्विंटल आलू उगाया, आप उसको 1 क्विंटल आलू आपको 200 रुपया में बेचना पड़े या 150 रुपया में बेचना पड़े, तो उसका लगभग 1 बीघा में 20,000 का नुकसान है, और गवर्नमेंट देगा 10,000 आपका जो भाता कृषक बंधु, तो उनका तो लॉस है। तो फार्मर भी चाहता है तो हमको शौ नहीं पड़ रहा है, हमारा जो सामान है हम उचित दाम में उसको बिक पाए, ये चीज है, लेकिन वो नहीं हो रहा, इसलिए कृषक भी थोड़ा। यानी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि जो है वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। नहीं, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम, उसका भी मिलता है, उनका जैसे 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, उसका भी लाभ मिलता है यहाँ के लोगों को, कुछ परसेंटेज कम है, लेकिन उसका भी मिलता है इसे। अंतिम प्रश्न, ये जो कूच बिहार जिले के प्रशासनिक जिले की बात कर रहा हूँ, जो 9 सीट है, इस पर इस बार मुकाबला कांटे की है या बीजेपी लीड ले लेगी, क्या लगता है आपको? इस बार देखिए, मुझे लगता है कांटे का लड़ाई है, क्योंकि एक चीज है, जो मार्जिन है पिछले साल में, जो वोट विनिंग मार्जिन है, लगभग मैक्सिमम मार्जिन था तूफानगंज में 31,000, ठीक है, और मिनिमम मार्जिन था दिनाटा में 57 जी। तो 20,000 का ऊपर मार्जिन सिर्फ 3 था, लेकिन हर एक विधानसभा क्षेत्र में ऑन एन एवरेज 25,000 वोटर्स निकल गए, उनमें माइनॉरिटीज ज्यादा है जी। तो इसलिए जो हम मानते हैं माइनॉरिटीज को वोट करते हैं, माइनॉरिटीज जो शासक है यहाँ का उनको वोट करते हैं, तो इसलिए नुकसान पहुंचने वाला है। ओझा जी, आपने एक बात कही कि टिकट बंटवारे में को लेके बीजेपी के कुछ सामान्य कार्यकर्ताओं में असंतुष्टि है, और आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रैली होगा, उस रैली से क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं में फिर वो नई ऊर्जा, नया जोश आने की संभावना? एकदम, ये बहुत उनको आई थिंक पॉजिटिव एक ये मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो इस बार क्या लगता है कि चुनाव में हिंसा जो है टीएमसी फैलाने की कोशिश करती है, वो कर पाएगी या उस पर कुछ नियंत्रण होगा? देखिए, हिंसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, आपने सही बताया, क्योंकि वेस्ट बंगाल जैसा चुनाव रिलेटेड जो हिंसा है देश में कहीं पे भी देखने नहीं मिलता है। अभी बिहार का इलेक्शन 2025 में हुआ है, तो हमको एक भी मौत और मृत्यु देखने का नहीं मिला। वेस्ट बंगाल का जो स्थिति है, लास्ट 2 चुनाव 21-24 में लगभग 500 से ऊपर राजनीतिक जो कर्मी है, जो वो शासक दल से भी है, टीएमसी भी है, प्रतिपक्ष जो है उनसे भी बिलोंग करता है, बीजेपी से, इवन लेफ्टिस्ट जो है उनका भी कैंडिडेट उनका हत्या हुआ है। तो ये बहुत इश्यू है, और इसमें जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका एक इलेक्शन में कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिलता है। कैसे? जैसे 2021 में हमने देखा है, जो शीतलकुची में एक घटना घटी थी, वहां पे कुछ ऐसा सुनने में आया है, बूथ जैम, बूथ कैप्चर, ऐसा कुछ इशू हुआ। पैरामिलिट्री फोर्स ने उन्होंने को वार्निंग दिया, फिर गोली भी चलाया उन्होंने, तो 4-5 का मौत भी हुआ है। तो फिर इसके हिसाब से क्या देखा गया, तो 2021 में इसके बाद बाकी कहीं पे और इलेक्शन चलते हुए, इलेक्शन के दौरान हिंसा कम हुआ, लेकिन रिजल्ट के बाद 2 में जो 2021 2 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा हिंसा हुआ, ठीक है। तो चुनाव के टाइम पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे बूथ का देखभाल करते, प्रोटेक्शन देते, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि 2021 में ये सुबह ही हो गया था ये घटना, गोली चलाना। उसके बाद कूच बिहार में 7 सीट जीत गए थे, ठीक है। तो लोगों ने वोट देने आया, वोट निकला, उनको लगा कुछ अगर ऐसा है, लोग सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, हम बूथ जाएंगे हमको ना बम मार देगी, ऐसा होता है गाँव में। डॉक्टर संकल्प ओझा जी वहाँ उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक एसिस्टेंट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। डॉक्टर संकल्प ओझा जी, आकाशवाणी समाचार खरसाङको चर्चा चौतारीमा तपाईलाई नमस्कार। आकाशवाणीका सभी दर्शक एवं श्रोताओं को मेरा नमस्कार।